क्या आपने किशोर बियानी का नाम सुना है? हो सकता है बहुत लोगों ने नहीं सुना हो, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पेंटालून्स या बिग बाजार का नाम सुना है, तो ये ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, क्योंकि इन स्टोर्स पे हम कभी न कभी ज़रूर गए हैं। तो किशोर बियानी जो कि सीईओ एंड फाउंडर है फ्यूचर ग्रुप के, जिसके अंडर बिग बाजार और पेंटालून्स भी आते हैं। किशोर बियानी को हम पायोनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन रिटेल भी बोलते हैं, क्योंकि यही वो इंसान थे जो कि इंडियन रिटेल सेक्टर को इतने बड़े लेवल पर ले गए। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले 29 अगस्त को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फ्यूचर ग्रुप का पूरा रिटेल बिजनेस खरीद लिया, कुछ 24,713 करोड़ रुपए में। जिसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे कुछ फेवरेट शोरूम्स लाइक बिग बाजार, एफपीबी, इजी डे, सेंट्रल, ब्रांड फैक्ट्री, ये सब चले जाएंगे अब रिलायंस के अंडर। लेकिन ये कैसे हुआ? ऐसा क्या हुआ जो कि इतनी बड़ी कंपनी जिसके अक्रॉस इंडिया इतने सारे आउटलेट हैं, उसको सेल करना पड़ गया? तो यही जानने की कोशिश करेंगे आज हम अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ये जानने के लिए सबसे पहले चलते हैं फ्यूचर ग्रुप की जर्नी पे। किशोर बियानी का जन्म होता है 9 अगस्त 1961 में राजस्थान की एक मिडिल क्लास फैमिली में। किशोर बियानी एक बिजनेस क्लास फैमिली में ही पले बड़े, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर राजस्थान छोड़कर मुंबई आ गए थे और वहाँ पे धोती साड़ी का बिजनेस कर रहे थे। बाद में उनके फादर ने भी वही बिजनेस कंटिन्यू किया और किशोर बियानी ने भी वही बिजनेस ज्वाइन कर लिया। लेकिन किशोर बियानी को अपने फादर के बिजनेस करने के तरीके पुराने लगते थे और वे हमेशा से ही कुछ नया और बड़ा करना चाहते थे। अब क्योंकि उनका एक्सपीरियंस कपड़ों के मार्केट में था, इसके लिए 1987 में वो एक कंपनी रजिस्टर करते हैं जिसका नाम था मेंसवियर प्राइवेट लिमिटेड। अगस्त 1997 में कोलकाता में एक स्टोर खोला गया पेंटालून्स के नाम से, कुछ 10,000 स्क्वायर फीट के एरिया में, जो कि उस टाइम कोलकाता का सबसे बड़ा स्टोर था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पेंटालून्स के पीछे की कहानी पता है? एक्चुअली में ट्राउज़र को हिंदी में पतलून बोलते हैं और किशोर बियानी ने उसी नाम को ट्विक करके नाम रख दिया पेंटालून्स। ये स्टोर ओपन होने के 22 दिन के अंदर ही 2 और स्टोर्स पेंटालून्स के खोल दिए गए। तो इससे पता लगता है कि किशोर बियानी कितनी अग्रेसिव ग्रोथ करना चाहते थे। अब पेंटालून्स हिट हो चुका था और कंपनी का नाम बदल के रख दिया गया फ्यूचर ग्रुप, क्योंकि पेंटालून्स के अब फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट होने वाले थे अक्रॉस इंडिया। अब किशोर बियानी को फ्रेंचाइजी मॉडल समझ आ चुका था और इसी के तहत 2001 में शुरुआत होती है बिग बाजार की। और किशोर बियानी यही नहीं रुके, उसके बाद बहुत सारे फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट किए गए, जैसे कि होम टाउन, फूड बाजार, सेंट्रल, ई जोन, फैशन एट बिग बाजार, जिसको हम एफबीबी बोलते हैं, और भी बहुत सारे। और इन सबको एक कंपनी के अंडर रख दिया गया जिसका नाम था फ्यूचर ग्रुप। इस टाइम तक फ्यूचर ग्रुप में रिटेल स्पेस 24 मिलियन स्क्वायर फीट क्रॉस कर चुका है और इसकी प्रेजेंस इंडिया की 350 सिटी से भी ज़्यादा है। हर साल करीब 50 करोड़ लोग यहाँ पे आते हैं और शॉपिंग करते हैं और 30,000 मीडियम और लार्ज एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं और इससे करीब 71,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। मतलब यार, अब फ्यूचर ग्रुप इतना बड़ा हो चुका था कि इसके लिए मेरे पास बस एक ही वर्ड है, काफी फैला हुआ बिजनेस है। तो अब इतनी सक्सेस के बाद आप सोच रहे होगे कि यार ऐसा हुआ क्या कि इतना बड़ा बिजनेस किशोर बियानी को बेचना पड़ गया? तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस इतना आसान नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो यही जानने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर ग्रुप की जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस आए। तो दोस्तों, 2007 तक तो कहानी एकदम बढ़िया चल रही थी, क्योंकि 2007 में एंट्री हुई फ्लिपकार्ट और अमेजोन की इंडिया में और इन्होंने पूरा कस्टमर एक्सपीरियंस ही चेंज कर दिया। अब घर बैठे कस्टमर ऑलमोस्ट हर चीज़ ऑर्डर कर पा रहा था और वो भी बेटर डिस्काउंट्स पे, तो कोई आउटलेट जाना क्यों ही चाहेगा। और यार, कभी कभी तो ये कंपनीज किसी प्रोडक्ट को उसके कॉस्ट प्राइस से भी कम में बेच देती थी लॉस लेके। इनके पास बहुत सारी फंडिंग थी और ये मार्केट में एंट्री करना चाह रहे थे, क्योंकि इन कंपनीज को इंडियन मार्केट में एंट्री चाहिए थी और इंडियन मार्केट में डिस्काउंट से बेटर क्या ही होता है। तो ये ई कॉमर्स कंपनीज बहुत ही हैवी लॉसेस पे ऑपरेट कर रही थी अपनी फंडिंग की मदद से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फंडिंग फ्यूचर ग्रुप के पास नहीं थी और फ्यूचर ग्रुप यही पीछे होता चला गया। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है डेट ट्रैप की, जिसमें फ्यूचर ग्रुप फंसता ही चला गया। इन ई कॉमर्स कंपनी से कम्पीट करने के लिए 2007 में लॉन्च किया गया futurebazaar.com, जिसमें कस्टमर घर बैठे ऑर्डर कर सकता था और फ्यूचर ग्रुप के ऑफलाइन स्टोर्स की मदद से प्रोडक्ट्स कस्टमर को घर बैठे बैठे मिल जाते।
लेकिन वहाँ भी वो ई कॉमर्स कंपनीज जितना डिस्काउंट नहीं दे पाए और अनफॉर्चुनेटली ये बिजनेस भी बंद करना पड़ गया, जिसमें फ्यूचर ग्रुप को 300 से 350 करोड़ का लॉस हुआ। अब प्रॉब्लम ये थी कि फ्यूचर ग्रुप ऑफलाइन तो अच्छा कर रहा था, लेकिन ऑनलाइन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था, और दूसरी तरफ ई कॉमर्स कंपनीज बड़े बड़े डिस्काउंट दिए जा रही थी, जिससे ऑफलाइन स्टोर्स की भी सेल्स घटती जा रही थी। किशोर बियानी ने यहाँ हार नहीं मानी और 2013 में एक बार फिर से ट्राई किया गया और फ्यूचर ग्रुप को ऑनलाइन ले जाने का, और इस बार इसको नाम दिया गया बिग बाजार डायरेक्ट। लेकिन इस बार अप्रोच थोड़ी अलग थी और किशोर बियानी ने वही किया जो उनको बेस्ट आता था, यानी फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल बनाना। इसके लिए छोटी छोटी किराना शॉप्स, मेडिकल स्टोर्स, इंश्योरेंस एजेंट से पार्टनरशिप की गई। इसके पीछे आइडिया था कि इन शॉप से एक एजेंट कस्टमर के घर पर जाकर ऑर्डर लेगा और उसके पास की शॉप से वो ऑर्डर फुलफिल कर दिया जाएगा, और बिग बाजार पूरा स्टॉकिंग, इन्वेंट्री और डिलीवरी देखेगा। अब यह आइडिया ऑन पेपर तो बहुत मस्त लग रहा था और बिग बाजार को इससे बहुत सारी उम्मीदें भी थी, लेकिन जब इसको एक्चुअली में मार्केट में इम्प्लीमेंट किया गया तो ये वहाँ भी फेल हो गया और 2016 में बिग बाजार डायरेक्ट को भी बंद कर दिया गया और फ्यूचर ग्रुप और डेट ट्रैप में फंसता चला गया। इससे एक बात तो क्लियर है कि फ्यूचर ग्रुप ऑनलाइन आना चाह रहा था, लेकिन उसके एक के बाद एक प्लान फेल हो रहे थे, और इसी डायरेक्शन में उसने बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज की एक्विजिशन करे, जिसमें एक कंपनी है फैब फर्निश, जो कि ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर है। इसके पीछे आइडिया था ऑनलाइन बिजनेस को समझना और उसको अपने बिजनेस से मर्ज करना, लेकिन ये आइडिया भी फेल हो गया और फैब फर्निश को भी बंद कर दिया गया। अगर सीधा सीधा बोले तो एक के बाद एक ऑनलाइन आने के प्लान फेल हो रहे थे और फ्यूचर ग्रुप ऑलरेडी लॉस में ऑपरेट कर रहा था। फिर आता है ईयर 2020, जहां ऑलरेडी फ्यूचर ग्रुप पे बहुत डेट बढ़ चुका था और फिर कोविड-19 भी आ गया। कोविड-19 के आते ही गवर्नमेंट ने सारे नॉन असेंशियल आइटम्स की सेल बैन कर दी और अब सिर्फ असेंशियल आइटम्स ही बेचे जा सकते थे। अकॉर्डिंग टू किशोर बियानी, बिग बाजार आउटलेट्स में 60% असेंशियल आइटम्स होते हैं, जबकि 40% नॉन असेंशियल आइटम्स, यानी 40% सेल खत्म हो गई। यानी अब स्टोर्स तो खुले थे, रेंट पूरा जा रहा था, लेकिन सेल सिर्फ 60% हो रही थी। यानी बिग बाजार फैशन, अपैरल, होम और सारे नॉन असेंशियल आइटम्स को बंद कर दिया गया और फ्यूचर ग्रुप को बहुत हैवी लॉसेस हुए। अब इस टाइम तक कंपनी के ऊपर 30,000 करोड़ का लोन है और इसको चुकाने के लिए किशोर बियानी के पास एक आखिरी ऑप्शन बचा है, बिजनेस को सेल करना। तो दोस्तों, ये थी कहानी फ्यूचर ग्रुप और उसके मालिक किशोर बियानी के राइज एंड फॉल की, कैसे फ्यूचर ग्रुप अर्श से फर्श पर आ गया। तो अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो यार, फ्यूचर ग्रुप के फेल होने का सबसे पहला रीज़न रहा किशोर बियानी की अग्रेसिव ग्रोथ वाली सोच। पहले यही चीज़ उनके फेवर में थी, जिससे उन्होंने इंडिया में इतने सारे रिटेल स्टोर खोल दिए, लेकिन बाद में यही चीज़ उनके अगेंस्ट चली गई और इतने सारे रिटेल स्टोर्स फ्यूचर ग्रुप पे डेब्ट बढ़ाते चले गए। दूसरी और सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि किशोर बियानी ने वो बिजनेसेस भी ट्राई करनी चाहिए जिसमें शायद वो बेस्ट नहीं थे, जैसे कि फ्यूचर ग्रुप ने फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस बिजनेस और ऑनलाइन रिटेल में भी एंट्री करने का ट्राई किया और इसके लिए बहुत सारी डेट भी ली गई, लेकिन ये सारे बिजनेसेस एक के बाद एक फेल होते चले गए। थर्ड पॉइंट रहा हैवी कंपटीशन। इसको यार मैं मिस्टेक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इसको बैड लक जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे बिग प्लेयर्स मार्केट में आ गए और इन्होंने पूरा मार्केट हिला के रख दिया। इतने ज़्यादा हैवी डिस्काउंट्स दिए गए जिनसे अल्टीमेटली फ्यूचर ग्रुप compete नहीं कर पाया और पीछे होता चला गया। तो अब देख लेते हैं कि रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप में क्या क्या खरीद लिया और अब भी क्या क्या फ्यूचर ग्रुप के पास बचा है। तो यार, फ्यूचर रिटेल से बिग बाजार, FBB, इजी डे, ये सब रिलायंस के पास जा चुका है। फ्यूचर लाइफस्टाइल से सेंट्रल, ब्रांड फैक्ट्री, ये सारे आउटलेट्स भी अब रिलायंस के अंडर जा चुके हैं। और पूरी फ्यूचर सप्लाई चेन, जिसके अंडर एंड टू एंड सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स आती है, ये सब भी अब रिलायंस के पास जा चुका है। फ्यूचर ग्रुप के पास बचा है उनका रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंश्योरेंस बिजनेस और उनके FMCG प्रोडक्ट्स की रेंज लाइक टेस्टी ट्रीट, गोल्डन हार्वेस्ट एक्सेट्रा। तो यार, कह सकते हैं कि फ्यूचर ग्रुप का मोस्ट ऑफ द पार्ट रिलायंस के पास जा चुका है और थोड़ा बहुत भी अभी फ्यूचर ग्रुप के पास बचा है।
तो अब ये देखने वाली बात होगी कि रिलायंस इसको कैसे यूज़ करता है और फ्यूचर ग्रुप अपने बचे हुए एसेट्स को कैसे यूज़ करता है। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग किशोर बियानी जी को यहाँ पे एज अ फेलियर बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से एक रिस्क टेकर रहे और रिस्क किसी भी एंटरप्रेन्योर की फर्स्ट क्वालिटी होती है। आपने वो तो देखा ही होगा। रिस्क है तो रिस्क। मैं इसको थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहूँगा। अगर कैलकुलेटेड रिस्क है तो रिस्क है। अगर किशोर बियानी जी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते तो शायद इंडिया में कभी भी इतनी बड़ी रिटेल चेन स्टार्ट नहीं हो पाती। यार ये तो रिस्क है, कभी आपके फेवर में जाते हैं और कभी नहीं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग किशोर बियानी जी यहाँ पर एक कंप्लीट एंटरप्रेन्योर हैं और इनसे हमें इंस्पिरेशन लेनी ही चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करना और मुझे बताइए आपको क्या लगता है फ्यूचर ग्रुप ने क्या मिस्टेक्स करी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।